नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका मेरी क्लास में स्वागत है। आई होप आप सब लोग उठ चुके होंगे, थोड़ा बेड टी ले लिया होगा ताकि फ्रेश हो जाए और फ्रेश मूड से इस क्लास को करेंगे तो और मजा आएगा समझने में। देखिए, अभी तक हमने क्लासेस में काफी कुछ जो है कवर कर लिया है अपने आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस को। आज हम यहाँ पर आर्किटेक्चर में मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, हमने अभी तक मंदिर स्थापत्य की बात की, हमने देखेंगे सिंधु स्थापत्य में हमने देखा, हड़प्पा कालीन समय की हमने स्थापत्य को देखा। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखेंगे जो मध्यकालीन भारत का स्थापत्य है वो कहीं ना कहीं आपके प्राचीन स्थापत्य के साथ आपके जो आने वाले मुगल स्थापत्य है उसका एक तरीके से ब्रिज है, ताकि आप समझ सकेंगे कि कैसे भारतीय वास्तुकला से हम इंडो वास्तुकला से भारतीय वास्तुकला से जो आप देखेंगे कि इस्लामिक वास्तुकला है उसमें जब प्रवेश करेंगे तो मध्यकालीन जो भारतीय वास्तुकला है, जो स्थापत्य कला है, वो एक ब्रिज का काम करेगा ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। बात करें मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला की तो ये आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक समझने के पर्पज से बस इसको समझना है मात्र, क्योंकि ये एक कड़ी है जो आपको मुगल स्थापत्य कला में काम आएगी कि कैसे इस तरह से बदलाव आया। फिर आप देखते हैं कि कैसे मुगलों के समय में क्या स्थापत्य देखने को मिलता है, ये वो क्या इस्लामिक स्थापत्य या इंडो इस्लामिक स्थापत्य के कुछ उदाहरण आपको वहां देखने को मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। देखिए, आपको पता है कि हमारा 11 मई से एक बैच 5 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमारे 4 बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप सही मार्गदर्शन चाहते हैं, आपको डेली अपडेट किया जा रहा है इस चीज के लिए, तो जल्द इसमें एडमिशन लें, इससे पहले देरी हो जाए। कुछ ही दिन बचे हैं, जल्द एडमिशन लें। एडमिशन में फीस कम करने के लिए आप मेरा कोड SV Live इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको भारी छूट मिल सकती है। फीस में मात्र फीस हो जाएगी 18,999 रुपए की। ये डेली क्लासेस शाम को 6 बजे हुआ करेंगी। डायरेक्ट अपने टीचर से, अपनी फैकल्टी से रूबरू होने का मौका मिलेगा, 1-to-1 क्वेश्चन करने का भी मौका मिलेगा। आइए देखिए, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल एंड फेसबुक, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शिल्पी वर्मा 22, जिस पर आपको मेरे सारे PDFs अवेलेबल होंगे। जो भी मैंने अभी तक लक्ष्य की सीरीज को पढ़ाया है, जिसमें मैंने आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को पढ़ाया है, वो भी प्लेलिस्ट आपको वहां पर यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। आप चाहे तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर भी दे दूंगी। अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने RRR की क्लास ली है, जिसमें मैंने बताया है कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। लाइव क्लास थी, आपने नहीं लिया है तो जाके देख लीजिए, वो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी आर्ट एंड कल्चर के अभी तक लेक्चर पढ़ाए सारे PDFs आपको यहाँ पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद मेन टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मध्यकालीन स्थापत्य कला। फिर हम कल पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस दिन हम पढ़ेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला। तो आज दिल्ली सल्तनत इत्यादि को यहाँ पर कवर करते हैं, ताकि ये ब्रिज का जो काम कर रहे हैं, सेतु का जो ये काम कर रहा है मध्यकालीन स्थापत्य कला, इससे समझ आएगा कि कैसे हमारे जो है भारत में हमारे भारतीय जो वास्तुकला है उसमें कैसे इस्लामिक का आगमन हुआ और कैसे चीजों में बदलाव देखने को मिला, यहाँ के स्थापत्य में कैसे उसका मिश्रण देखने को मिला। देखिए, मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला के कला द्वारा उस समय की स्थानीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक परंपराओं, ठीक है, सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक आवश्यकताओं, आर्थिक समृद्धि और धार्मिक व्यवहार को समायोजित किया है। ठीक है, तो जो मध्यकालीन स्थापत्य कला की जब मैं बात कर रही हूँ, भारतीय स्थापत्य कला की मध्यकालीन, तो उस समय इन सब चीजों का कैसे प्रभाव, आपका जो विदेशी प्रभाव है वो देखने को मिलता है। भारतीय वास्तुकला स्वदेशी शैलियों और बाहरी विदेशी प्रभावों का मिश्रण है, यही मैंने आपको बताया अभी, जिसने इससे स्वयं की एक अनूठी विशेषता प्रदान की। मध्यकाल में भारतीय वास्तुकला में फारसी और स्वदेशी वास्तुकला शैलियों का मिश्रण देखा जा सकता है, यही इसकी विशेषता है। देखिए, पहले जो हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हो, या फिर हम देखेंगे जो मंदिर हमने आर्किटेक्चर देखा था वो पूरी तरह से जो था स्वदेशी था, पूरी तरह से भारतीयकरण उसका था। लेकिन जैसे आप मध्यकालीन स्थापत्य में आते हैं तो यहाँ पर बाहरी विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है। बाहरी जो विदेशी हैं वो यहाँ आते हैं, उनका आक्रमण होता है, उनके द्वारा जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया जा रहा है, जो भी यहाँ पर आर्किटेक्चर बनवाया जा रहा है, कैसे भारतीय वास्तुकला के कुछ लक्षणों के साथ अपनी चीजों का मिश्रण करके उन्होंने यहाँ पर स्थापत्य को बनवाना शुरू किया। तो अनूठे आपको एक जो है यहाँ पर जैसे ताजमहल जैसा एक अगर उदाहरण के तौर पे ले, कुतुब मीनार जैसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, जिनको आगे हम बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे आपको यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, तालाब, कुओं, बाजारों सहित सार्वजनिक गतिविधियों के लिए संरचनाओं के निर्माण जरूरतों, कल्पनाशीलता, कारीगरों और श्रमिकों की क्षमताओं को समायोजित करने के उद्देश्य से किया गया था। भिन्न भिन्न धर्मों के जो आर्किटेक्चर है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ यहाँ पर इस्लामिक आर्किटेक्चर्स की बात नहीं कही, बल्कि विभिन्न धर्मों के आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेंगे, उनका कुछ मिश्रण आपको इनके उस पर प्रभाव दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर देखिए
जैसे ताजमहल देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे यहाँ पर, क्लियर है। तो इसमें देखेंगे कैसे गुंबद का प्रयोग किया गया, किस तरह से कलश का प्रयोग किया गया, इसको हम आगे देखेंगे। इन्होंने हर एक चीज का इसमें शब्द का मतलब है, और वो शब्द का मतलब पीटी में आपसे बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। आइए देखिए, कह रहे हैं 13वीं शताब्दी के दौरान भारत में तुर्की नागरिकों के आगमन के साथ ही फारस, ठीक है, अरब, मध्य एशिया की स्थापत्य वास्तुकला शैली का एक नई तकनीक का आगमन हुआ। अब भाई कोई यहाँ पर व्यापार करने आ रहा है, आक्रमण करने आया, तो तुर्की नागरिक जब आए तो उन्होंने अपने तरीके से चीजों का श्रृंगार करना शुरू किया, अपने तरीके से आर्किटेक्चर को बनवाना शुरू किया, जैसा उनका वहां पर रहन सहन रहा होगा उन्होंने उसी को वहां पर जो है उकेरना शुरू कर दिया। इन शैलियों से निर्मित, ये जो अरबी की बात कर रहे हैं, तुर्की फारसी की बात कर रहे हैं, इन शैलियों से निर्मित इमारतों की वास्तुकला विशेषताओं में गुंबद, मेहराब और मीनारे इत्यादि शामिल है। तो आप देखेंगे मोस्टली आपको ये मीनारे, ठीक है, गुंबद, ये आपका गुंबद हो गया, ये आपका मेहराब हो गया, तो ये सारे जो आपको कह सकते हैं प्रभाव है, ये विदेशी प्रभाव है जो कि आपको भारतीय में मिश्रण दिखाई देगा। भारतीय स्थापत्य में मध्यकालीन समय में आपको मिश्रण दिखाई देता है, क्लियर है। इसके बाद यहाँ कह रहे हैं कि इसमें कुछ रह गया है, हाँ, तो इस्लामी शैली के मिश्रण से समकालीन विशेषताओं से युक्त इंडो इस्लामिक वास्तुकला उभर कर सामने आई। तो यहाँ पर एक नई शैली का इजाद हुआ जिसको हम इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहते हैं, यानी कि कुछ तत्व इसमें भारतीय भी है, कुछ तत्व इसमें इस्लामिक भी है। तो आपको गुंबद के साथ साथ कहीं स्तंभ भी दिखेंगे, कहीं कहीं मीनारे दिखेंगी, कहीं पर आपको दिखेंगे मेहराब दिखेंगे, कहीं पर चापाकार मेहराबें दिखेंगी, तो कहीं पर आपको इसमें फूल पत्तियों की सजावट दिखेगी, इत्यादि चीजों को देखा जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं देखेंगे तो इस्लामिक प्रभाव जो है वो ज्यादा हावी रहेगा। वो आपको प्रभाव कैसे अभी समझाएंगे, कैसे वो हावी है। इस्लामिक शैली में पारंपरिक भारतीय शैली को भी अनेक तत्व समाविष्ट किए गए हैं और मिश्र शैली का जन्म हुआ, जिससे भारतीय इस्लामिक वास्तुकला, वही घुमा फिरा के वही चीज कही जा रही है कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला का यहाँ पर एक जन्म हुआ है। तो ये जो जन्म हुआ है ये आपके लिए एक सेतु का काम करेगा। जब आप मुगल काल के वास्तुकला को पढ़ेंगे वहां पर बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि मेन वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सेतु है, सेतु का काम कर रहा है। यहाँ पर चीजों को समझेंगे कि कैसे इसमें चीजों को बनाया गया, आर्किटेक्चर किस प्रकार से भिन्न था पहले से, कैसे हम आने वाले समय पे जब मुगलों को पढ़ेंगे तो उनका प्रभाव कैसे उस पर दिखाई देगा। तो आइए अब यहाँ कह रहे हैं इंडो इस्लामिक स्थापत्य की विशेषता। तो ऐसी क्या विशेषताएं थी? बिल्कुल, आप कुछ चीज बना रहे हैं तो उसकी कुछ क्वालिटीज तो होंगी, कुछ विशेषताएं तो होंगी जो बाकियों से भिन्न है। तो क्या भिन्नता थी? ये जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य थी, सबसे प्रमुख विशेषता की अगर बात करें तो गुंबद, ठीक है, मेहराब का शहतीरी शिल्पकला और मेहराब भी गुंबद कला का सुंदर समन्वय है। अब देखिए, शहतीरी शिल्पकला को अभी अगर मैं चाहूं तो इसको छोड़ देती हूँ क्योंकि इसको पीछे मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय वास्तुकला, ठीक है, शहतीरी वास्तुकला की जो बात करें, ये जो है भारतीय वास्तुकला की बात करें जिसमें स्तंभों का और क्या कहते हैं, आप देखेंगे लेंटर इत्यादि का प्रयोग होता था। लेकिन यहाँ कह रहे हैं जो इंडो इस्लामिक की विशेषता है ना, इसमें शहतीरी कला को हटाकर आप देखेंगे मेहराब, ठीक है, ये आप देखेंगे मेहराब, गुंबद, मीनारों का इसमें विशेषता इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यही कारण है वास्तुकला की इस शैली को मेहराबदार शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडो इस्लामिक की वास्तुकला में सबसे बड़ा टर्म क्या मिला है? मेहराबदार शैली, जो कि मध्यकालीन स्थापत्य कला की विशेषता को दर्शाता है। इस शैली में मेहराब गुंबद ने लिंटन शहतीरी कला का स्थान लिया। इसका माफी चाहती हूँ, इसका मतलब ये है, समझिए, अभी यहाँ पर देखिए कोई स्तंभ के ऊपर इनको नहीं बनाया गया है, लेंटर डाल के नहीं बनाया गया। अब लिंटन शहतीरी कला क्या होती थी? हमारे जो भारतीय वास्तुकला थी उसमें क्या करते थे, ऐसे स्तंभों पर खंभों पर करके और यहाँ पर लेंटर डाल के फिर मंदिर का निर्माण करना शुरू करते थे। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें यहाँ पर मेहराब का, इसमें देखेंगे गुंबदों को डायरेक्ट यहाँ पर निर्मित किया गया, मीनारों को निर्मित किया गया। तो ये जो है बड़ा बदलाव, गुंबद और मेहराब का बड़ा बदलाव यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है। गुंबद और मेहराब की संरचना ने विशाल सभा भवन के निर्माण को सहज बना दिया और इसके माध्यम से भवनों में विशालता और मजबूती दोनों का प्रभाव दिखाई देने को मिलता है। चाहे वो आपका जो है आगरा का चाहे आगरा का रेड फोर्ट देख लीजिए आप, या फिर ताजमहल देख लीजिए, या फिर आप कुतुब मीनार अगर देखेंगे दिल्ली में, तो वो सभी उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं उनकी विशालता, उनकी मजबूती को दिखाता है। तो यहाँ पर यही चीज कही जा रही है। इसके आगे कह रहे हैं कि भवन निर्माण सामग्री में पत्थरों का जो है खूब प्रयोग किया गया है। पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए चूना, पत्थर, गारा, जिप्सम का प्रयोग किया गया है। जबकि पहले आप देखेंगे मंदिर इत्यादि का निर्माण किया गया तो कैसे चट्टानों को तोड़कर, ठीक है, स्थलाकृतियों का निर्माण किया गया था, या फिर इंटरकनेक्टेड जो है इंटरलॉकिंग के थ्रू जो है पत्थरों को जोड़कर ऐसे
चीजों का निर्माण किया जाता था, जबकि यहाँ पर इन्हीं पत्थरों को जोड़ने के लिए गारा, जिप्सम इत्यादि का प्रयोग किया गया है। पीटी में कभी कभी ये सेंटेंस आपको दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। अब यहाँ पर बदलाव क्या आया, जैसे प्राचीन समय में जो हिंदू मंदिर बनते थे उनकी स्थापत्य शैली में आपने देखा होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर खजुराहो मंदिर ले लेते हैं, तो वहां पर मूर्तियों का किस प्रकार से मनुष्यों की, ठीक है, वहां की जो क्रियाकलाप है उनकी एरोटिक्स पिक्चर्स को दर्शाया गया। प्राचीन समय में अगर हम और प्राचीन समय में जाएं तो भीमबेटका की गुफाओं में किस तरह की चित्रकारी थी, मनुष्यों को, जानवरों को चित्रकारी के द्वारा दर्शाया गया, वहां की आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाया गया मूर्तिकारी के थ्रू, ठीक है। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ते तो मंदिरों की अगर बात करें विशेषता, तो वहां पर कैसे जो है जीव जंतु को बताया गया, जबकि प्रकृति का वर्णन यहाँ भी किया गया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे वनस्पति जीवन के साथ साथ मनु पशु आकृतियों को भी प्रदर्शित किया गया है, लेकिन किसमें, पारंपरिक हिंदू स्थापत्य शैली में। जैसे ही आप इस्लाम में आएंगे आप देखेंगे मानव पूजा वहां पर नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है, तो उस तरह से उनका निरूपण भी वहां पर नहीं किया गया, इस तरह से उनको उकेरा भी नहीं गया है। तो विशेषतया आपको इस्लामिक इमारतों में, अगर हम इंडो इस्लामिक की बात करें तो इन इमारतों में भवनों पर समानता, ज्यामितीय और अर्वेक्स विधि का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है। अब ये टर्म समझिए, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अर्वेक्स, हम मेहंदी लगाते हैं, जो लोग जानते हैं वो समझते होंगे। देखिए मान लीजिए ऐसे कोई डिजाइन है और उसमें हम कहते हैं कि हम अरेबियन मेहंदी लगाएंगे, तो इसमें फूल पत्तियों का हम निर्माण करते हैं, ठीक है, इस तरह के हम डिजाइन बनाते हैं, फूल पत्तियों का निर्माण करते हैं। याद है मेरी ड्राइंग बहुत खराब है तो आप समझ पा रहे हो। इसका सीधा उदाहरण अगर हम बच्चों देखें, यहाँ पर ये पिक्चर लाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आपको समझा सकूं यहाँ पर। तो देखिए ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप देखिए ये फूल पत्ती को बनाइए, आपकी अरेबिक्स विधि है। कौन सी विधि है ये, अरवेक्स, जो अरवेक्स विधि है उसमें इस तरह के फूल पत्तियों का प्रकृति का चित्रण किया जाता है इसमें, यानी कि ये लटके हुए फूल पत्तियों को यहाँ पर बनाया जाता है। तो आपको इंडो इस्लामिक में जब देखेंगे, इस्लामिक जो वास्तुकला है उसकी बड़ी विशेषता आपको ये देखने को मिलती है, जो आपको मंदिर पारंपरिक हिंदू स्थापत्य शैली से भिन्न बनाती है, ठीक है। इस तरह के देखिए यहाँ पर ये चीजें दी गई हैं। तो ये कौन सी विधि है, अरवेस्क विधि है, जिसके अंतर्गत इस तरह से फूल पत्तियों प्रकृति का चित्रण किया जाता है, पुष्पों का या लताओं का इस तरह से बनाया जाता है। अब इसके साथ सज्जा में कमल, स्वास्तिक, कलश और कुरान की आयतें और घंटियों को भी कैसे, अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ जगह पे कमल के भी आपको जो है चित्रण देखने को मिल रहा है, ठीक है, फूलों का चित्रण देखने को मिला। कलश और कुरान की जो बात कर रहे हैं आप देखेंगे यहाँ पर उल्टा कलश के समान यहाँ पर चीज रखी हुई है। और भी हम पिक्चर्स देखते हैं, पीछे की ओर जाए तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ऐसा लगा गुलदस्ते के उल्टे कटोरे के समान है, यहाँ पर छोटे छोटे कलशों को दिखाया गया है। तो यहाँ पर और कुरान की आयतों की बात करें तो हम सबको पता होगा कि जब ताजमहल में जाते हैं तो कुरान की आयतों को इस तरह से यहाँ पर पूरी वॉल पर यहाँ पर लिखा गया है। तो ये आपको एक अलग विशेषता दिखाती है, जो कि पारंपरिक हिंदू स्थापत्य शैली से इस्लामिक शैली में एक बड़ी भिन्नता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आइए देखिए पिक्चर्स के साथ समझिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इंडो इस्लामिक भवनों में जालियों का जटिल काम किया गया है। आप देख पा रहे होंगे जब भी आप ताजमहल इत्यादि में जाएंगे या फिर ये एतमादुद्दौला जो आगरा में है आपका, यहाँ पर जाएंगे या कहीं भी इस्लामिक आर्किटेक्चर को देखेंगे तो वहां पर इस तरह की हवादार जालियों को बनाया गया है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कितनी जालियों को बनाया गया है। ये मुख्य विशेषता आपको हिंदू पारंपरिक शैली में नहीं मिलेगी, जबकि इसमें मिलेगी। देखिए यहाँ पर इस तरह से आप देखिए ताजमहल का प्रॉपर पिक्चर देखेंगे तो यहाँ देखते होंगे किस तरह से जालीदार, तो ये जालीदार जो है यहाँ पर आपको ये विशेषता इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। चार बाग शैली को अपनाया गया है, इसका मतलब क्या है आप देखते हैं। जैसे कई सारे, जैसे आप ये देखेंगे कि यहाँ पर देखते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा, इसमें ना पिक्चर्स में मैंने नाम भी लिखा था ताकि आपको चीजें जो है आसान हो जाए। ओके, जैसे हम जैसे खिलजी का स्थापत्य कला की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल अभी हम नाम छोड़ देते हैं, इन्होंने चार बाग शैली का निर्माण किया। उसका मतलब होता है इस तरह से चीजों को बीच में मध्य में, जैसे अगर इसकी बात करें, रेड फोर्ट की बात करें, या यहाँ पर हम देखें पिक्चर देखें, अलाई दरवाजा देखें फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे बीच में मध्य के केंद्र, मतलब मध्य में केंद्र में ये आर्किटेक्ट बनाते हैं और आसपास चारों तरफ इसके बाग बगीचे होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहने का तात्पर्य है बच्चों, वापस आते हैं, चार बाग शैली को इन्होंने अपनाया। चार बाग मतलब चारों तरफ से बाग से घिरा होता है। जैसे एतमादुद्दौला भी देखेंगे तो ये चारों तरफ से बाग से घिरा हुआ है, तो उनकी विशेषता। लेकिन आने वाले समय पे जैसे जैसे जो शासक आते जाएंगे डायनेस्टी वाइज, आपको ये जो भिन्नता है धीरे धीरे दिखाई देगी। फिर धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, जो आर्किटेक्चर बनवाने लगे वो उसको साइड करने लगे, बगीचे को बीच में लेकर आने लगे। भाई सीधी सी बात है, जो जैसा शासक आएगा उसको जो उचित लगेगा, भाई पैसे वो खर्च कर रहा है, उसकी इच्छा है,
तो वो जैसा चाहे बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये विशेषता कह रहे हैं कि इस्लामिक शासकों ने बाग निर्माण की 4 वाक शैली को अपनाया, जिसमें एक वर्गाकार भूखंड को 4 समान आकारों में, ठीक है, एक वर्गाकार भूखंड को 4 समान आकारों में विभाजित कर दिया और केंद्र में भवन को रख दिया यहाँ पर, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बताया। लेकिन बाद के वर्षों में भवन को, ये जो भवन हुआ करता था, इसको किसी एक कोने में कर दिया, बाकी ये ओपन हो गया, तो यहाँ पर उन्होंने बगीचे का निर्माण कर दिया। लेकिन 4 बाग पद्धति एक्चुअल में यही है। अब आइए यहाँ क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पित्रादूरा तकनीक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सजावट के लिए दीवारों में कीमती पत्थरों और रत्नों को जोड़ा जाता था। पित्रादूरा तकनीक, आप उदाहरण देखेंगे, ये पिक्चर स्पष्ट है या नहीं अभी समझ नहीं आ रहा आपको, कैसी दिख रही होगी। आगरा में है एतमादुद्दौला जो ये है, इस पे विशेष रूप से पित्रादूरा तकनीक है, इसका इस्तेमाल किया गया इसकी दीवारों पर। इसको इस तरह से समझेंगे तो यहाँ पर जो रत्न वगैरह जड़े जाते थे इस तरह से, तो उनको चिपकाने के लिए, ठीक है, इनको चिपकाने के लिए, रत्नों को, मणियों को यहाँ पर चिपकाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। तो पित्रादूरा जो तकनीक है कहाँ पर, इस्लामिक स्थापत्य कला में आपको विशेष तौर पर दीवारों पर देखने को मिलती है। अग्रदृश्य तकनीक, अग्रदृश्य तकनीक में क्या होता है कि जो शिलालेख जितने दूर होते हुए भी पास नजर आते हैं। जैसे एक बार मैंने विजिट किया था, विजिट तो कई बार किया, मतलब आगरा की अगर मैं बात करूं, ताजमहल की, तो यहाँ पर जैसे मैंने एक बार आगरा के ताजमहल में विजिट किया था, तो जैसे जैसे आप यहाँ पर खड़े होंगे या पीछे वाले हिस्से में, जैसे जैसे आप दूर होते चले जाएंगे ना, ऐसा लगेगा ताजमहल और पास आ रहा है। जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे और जैसे मान लीजिए आप, ये ताजमहल है, यहाँ पर खड़े हैं, आपको ताजमहल ना दूर दिखाई देगा। जैसे जैसे आप पीछे होते जाएंगे, पीछे होते जाएंगे, पीछे होते जाएंगे, ताजमहल आपको और नजदीक आता चला जाएगा, वहां के शिलालेख और नजदीक दिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो दृश्य की बात कर रहे हैं वो यही है, ठीक है, ये रियल में है। मैंने खुद भी इसको एडमायर किया था जब वहां पर मैंने एक गाइड को जो है लिया था। तो गाइड जो होते हैं वो कई सारी ऐसी चीजें बताते हैं हिस्ट्री के साथ साथ जो अचंभित कर देने वाले तथ्य होते हैं। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बताती जाऊंगी, ठीक है। अभी मैं आपकी गाइड हूं तो मैं आपको बता दूंगी। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें आगे देखिए क्या कह रहे हैं। जैसे अब देखिए इसमें क्या चीज कही जा रही है, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे इसमें मैंने ही बताया और इसके बाद हम आगे देखेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि घटक और ये देखिए शहतीरी शिल्प क्या होता है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद मेहराबदार शिल्प, ये चाहे तो नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ तो दूंगी। देखिए अब शहतीरी शिल्प, शहतीरी शिल्प का मतलब ही मैंने आपको बता दिया था, मतलब ये इंडियन किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और मेहराबदार की किसकी बात कर रहे हैं, ये इस्लामिक, ठीक है, इस्लामिक वास्तुकला की यहाँ पर बात की जा रही है। स्पष्ट है। चलिए अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम एंट्री करते थे, ठीक है, शहतीरी शिल्प इंडियन की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता था कि लिंटन, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से लिंटन के ऊपर आप देखते हैं, लेंटर होता है ना जिसको बोलते हैं, लेंटर के ऊपर ही मंदिर का निर्माण या चीजों का निर्माण किया जाता था। लेकिन चापाकार मेहराबदार, यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है चापाकार, ये मेहराबदार चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि हमने इसके अंतर्गत देखा मेहराबदार इस तरह के, जैसे यहाँ पर देखा था ना हमने मेहराबदार, ये इस तरह का मिलता है यहाँ पर, जबकि हमारा लेंटर के ऊपर जो है हिंदू शैली के अंतर्गत होता था। इसके बाद शीर्ष भाग, इसका जो टॉप होता है, अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या दिख रहा है, इसका जो टॉप है इसमें डोम है, मतलब उल्टा, ये अंडाकार उल्टा कटोरा है, ठीक है। जबकि गुंबद होता है, इसको उल्टा कटोरा बोलते हैं, गुंबद की तरह होता है ये, ठीक है। इसके बाद अगर आप शीर्ष भाग देखेंगे इंडियन आर्किटेक्ट में, तो यहाँ पर शिखर होते थे। तो शिखर आपको, जिसको हम विमान कहते हैं, तो मंदिर के ऊपर इसको विमान या फिर हम शिखर, विमान कहाँ कहते हैं, दक्षिण में, जबकि शिखर कहाँ कहते हैं, दक्षिण मतलब द्रविड़ शैली में विमान और नागर शैली में इसको शिखर कहते हैं, जो कभी कभी इस प्रकार भी होता है या कभी कभी इस प्रकार भी बना होता है, तो ये आपका विमान हो जाता है। मीनार अपन देखेंगे कि इंडियन, जो इंडियन नहीं बोलूंगी इसको, हिंदू स्थापत्य शैली हम बोल सकते हैं क्योंकि इसमें इंडो की बात की गई है। मीनारें अनुपस्थित रहती थी मंदिर में, कहीं मीनार नहीं दिखेगी, जबकि अजान के लिए उपस्थित होती है और चारों तरफ से यहाँ पर मीनारों से जो है वो आर्किटेक्ट घिरा होता है, जैसे कि आपका ताजमहल, ये देखिए यहाँ पर 4 मीनारें आपको देख रही हैं, ठीक है, तो ये इससे घिरा होता है, ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इसके बाद इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, सामग्री, तो इसमें पत्थरों को इंटरकनेक्ट करके जो है जोड़ा जाता था इस तरह से, जबकि यहाँ पर इन पत्थरों को जोड़ने के लिए ईंट, चूना, गारा इत्यादि का इस्तेमाल करके आर्किटेक्ट बनाया जाता था।
एक एक वर्ड में मैंने समझाया है, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पीडीएफ में इस तरह से मैं बना के नहीं दिखाया होगा, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, ताकि जब आप रिवाइज करें तो इसी तरह से पॉइंट बनाएंगे, ताकि रिवीजन में आसानी हो और इसे लंबे लाइनों में भी लिख पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेन चीज आती है कि अब इसके एग्जाम्पल्स, दिल्ली सल्तनत स्थापत्य की कुछ विशेषताएं हैं, उसके एग्जाम्पल्स तो समझ लीजिए, ताकि जब आप मुगल स्थापत्य को समझेंगे तब आप समझ पाएंगे मेन कैसे हमें समझना है कि जो हिंदू जो मंदिर शैली थी वो कैसे बदलाव आया, कैसे उसमें इस्लामिक प्रभाव दिखाई दिया, जो कि हम उसमें पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा पढ़ रहे हैं मध्यकालीन, ये हमारे ब्रिज की तरह काम करेगा। मेन हमें फोकस करना है अपने मुगलों पर। ठीक है, तो यहाँ पर खिलजी स्थापत्य में जो इसका अलाई दरवाजा है, अभी हमने यहाँ पर उसका बेहतर पिक्चर देखा था और स्पष्ट था वहां पर। तो ये जो अलाई दरवाजा है, यहाँ पर भी देखिए कैसे गुंबदों का, मेहराबों का, ठीक है, नुकीलेदार ये चापों का यहाँ पर इन्होंने जो है इस्तेमाल किया है। यहाँ पर विंडो देखने को मिलती है जालीदार, ठीक है, यहाँ पर बगीचे वही देखने को मिलते हैं, 4 बार बगीचे। तो ये सब उदाहरण है इसके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए उदाहरण जरूर याद रखिएगा, खिलजी स्थापत्य कला का अलाई दरवाजा बहुत फेमस है। पीटी में डायरेक्ट आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, मैच द फॉलोइंग, या पूछेगा ये इन युग्मों में से कौन कौन से युग्म ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। क्लियर है। तुगलक का स्थापत्य कला में आप देखते हैं तुगलकाबाद का जो किला है वो इस तरह से है। ठीक है, इस समय पे आते आते क्या हो गया था, जो यहाँ के शासक थे उनकी हालत जो है वो थोड़ी सी खस्ता होने लगी थी। तो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं वो जो है धीरे धीरे गिरावट उनमें उनके शासन के दौरान आने लगी थी। आर्थिक रूप से उतने ज्यादा संपन्न नहीं थे। तो उनके आप देखेंगे जैसे ताजमहल इत्यादि चीजों को देख रहे हैं, तब एक अलग प्रभाव देखने को मिल रहा है। खिलजी स्थापत्य में एक अलग आपको वहां पर जालियां देखने को मिल रही है, डिजाइन देखने को मिल रहा है, इत्यादि चीजें मिल रही है। अब भाई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तुगलकाबाद में, तो फिर यहाँ पर क्या होने लगा कि उनके जो स्थापत्य बनवाए भी गए थे वो सिंपल साधारण रखे गए, बहुत अलंकरण उन पे नहीं किया गया। ये उदाहरणों के तौर पर देख सकते हैं। थोड़े झुके हुए आप देखेंगे, झुके हुए मीनारों के समान ही जैसे झुके हुए से थोड़े उनको टिल्ट बनाया गया था। तुगलकाबाद का किला हो या तुगलक का जो स्थापत्य कला है, उनको इस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जैसे लोधी स्थापत्य का, अपना दिल्ली में लोधी गार्डन आपने सुना होगा, तो उसका एक उदाहरण है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से उल्टे कमल के आकृति के समान यहाँ पर बनाया भी हमने देखा था। इनमें मुगल के जो, माफी चाहती हूँ, जो इस्लामिक स्थापत्य कला है उसमें आपको कैसे कमल हो गया, कलश हो गया, या फिर कुरान की आयतें हो गया, इत्यादि चीजों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। उनके आर्किटेक्चर पे प्रभाव देखने को मिलेगा। ये इस तरह के यहाँ पर स्तंभों का छोटे छोटे प्रयोग किया गया है। तो ये लोधी स्थापत्य कला का एक लोधी गार्डन ये आपका उदाहरण हो जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको रिवाइज कर लीजिए, इससे नोट्स बना लीजिए। जैसी ये क्लास आपको मिलती है शाम को आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं अगर मुझे याद रहता है कभी कभार तो आप मैसेज पिन कर दिया करिए मुझे, तो मैं याद रखूंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरीके से आपको बिल्ड करना था, समझ को करना था, ताकि जब हम उसमें आर्किटेक्चर में पढ़े तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि पित्रादुरा क्या होता है, या ये विधि क्या होती है, इंडो इस्लामिक की विशेषताएं क्या होती है। जब हम उसके आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे तो इन सब चीजों का वहां पर इस्तेमाल होगा। तो जो बच्चे ये लेक्चर मिस करेंगे वो अगला लेक्चर नहीं समझ पाएंगे। तो इस लेक्चर को देखने के बाद ही अगले लेक्चर पर जंप करिएगा, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उसमें मुगल स्थापत्य कला को। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, निरंतर मेरे साथ जुड़े रहें। कोई भी चीज नहीं आती है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जो पेपर अभी देने जा रहे हैं बच्चे, जो यूपीपीएससी या फिर यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। तो वही कर्मण्डेवादी का रास्ते, अपना बस कर्म करिए, फल की इच्छा भी मत करिए, सिर्फ कर्म में जुट जाइए। ठीक है, जल्द मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।